नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें आज हम लोग जानेंगे मानव शुक्राणु के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मानव शुक्राणु क्या होता है। मानव शुक्राणु के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लास में ये डिमांड किए हैं कि अलग अलग टॉपिक का आप जो है एक अलग अलग वीडियो बनाइए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण आपके 12th बायोलॉजी में है उसका आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ह्यूमन स्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मानव शुक्राणु क्या होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक शुक्राणु का चित्र बनाने का प्रयास करते हैं और इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मानव शुक्राणु होता क्या है। ये जो हमारा बोर्ड पर एक पिक्चर बन रहा है, यह है मानव शुक्राणु का चित्र। हालांकि इस चित्र में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा बुक में आपको है उस तरह का बनना चाहिए। इसका आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें पाई जाने वाली जो संरचना होती है उसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो स्पर्म है, इसका जो आगे वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं अग्रपुंजक। इसको हम लोग बोलते हैं अग्रपुंजक, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अग्रपुंजक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्रोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। चलिए, ये हमारा पहला भाग हो गया। इसके बीच में यहाँ पर आपको एक केंद्र बिंदु दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ वाला जो भाग होता है, जो कि हेड को अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा गोलाकार एरिया, चूंकि हम लोग अलग अलग कलर करते हैं ताकि आपको एक चीज़ का अंदाजा होगा कि स्पर्म का जो अलग अलग भाग है वो क्या कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर रेड वाला जो भाग अंकित किया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिर। इसको हम लोग बोलते हैं सिर, या फिर हेड बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसको सिर बोलिए या फिर इसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसके बाद इस सिर से जो एक जुड़ा हुआ भाग होता है, जो कि सिर से स्पर्म को अलग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्दन। इसको हम लोग बोलते हैं गर्दन, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं नेक। गर्दन बोलिए या फिर अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं नेक। इसके बाद ये वाला जो बीच वाला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग, यानी मिडिल पीसेस, मध्य भाग। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मिडिल पीसेस, मध्य भाग या मिडिल पीसेस। मिडिल पीसेस, मध्य भाग या मिडिल पीसेस। अब इसमें कुल मिलाकर हम देखेंगे तो एक हो गया सिर, दूसरा हो गया गर्दन और तीसरा हो गया मध्य भाग। यहाँ पर जो आप ये संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पूंछ। इसको बोलते हैं पूंछ, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग टेल। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेल। तो यहाँ पर एक जो ग्राफ बन गया है, एक जो चित्र बन गया है, इसको हम लोग बोलेंगे मानव शुक्राणु का चित्र। अब इस चित्र में हमको ये समझना होगा कि आखिर किस चित्र का कौन सा काम होता है और किस भाग का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये हमारा जो आगे वाला भाग है, जिसको कि हम एक बार अलग से कलर कर दे रहे हैं। यहाँ जो हमारा पीला रंग की संरचना हमने यहाँ पर बना दिया है बच्चों, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अग्रपुंजक या एक्रोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं अग्रपुंजक या एक्रोसोम। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि जब स्पर्म ओवा के पास पहुंचती है तो इस एक्रोसोम से एक खास प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, जैसे आपको पता होगा कि जब ओवा जो रहती है, जो कि फिलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, फिलोपियन गुहा में पाई जाती है, तो ओवा दो प्रकार की दीवार से घिरी होती है। एक जो बाहरी दीवार है, इसको हम लोग कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। आपको याद ही होगा कि जितना भी ओवा है, ओवा में दो प्रकार की दीवारें होती है। बाहरी दीवार को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और इसकी जो भीतरी दीवार है, इसको हम लोग बोलते हैं जोना प्लोसीडा। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जूना प्लूसीडा। इसको हम लोग बोलते हैं जूना प्लूसीडा। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना होगा कि ओवा जो होता है वो दो प्रकार की दीवार से घिरी होती है। एक का नाम होता है कोरोना रेडिएटा और दूसरी दीवार का नाम है जूना प्लूसीडा। तो जिस समय स्पर्म
ओभा के पास पहुंचती है, जिस समय स्पर्म कहाँ पहुंचती है, ओभा के पास पहुंचती है, तो चूंकि ओभा दो प्रकार के दीवार से घिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको इसके अंदर प्रवेश करना है तो निश्चित रूप से ओभा के दोनों दीवार को ब्रेक करना होगा, ओभा के दोनों दीवार को तोड़ना होगा। तो इसके स्पर्म का जो आगे वाला भाग है एक्रोसोम, जिस समय यह स्पर्म ओभा के करीब पहुंचता है तो स्पर्म के आगे वाले भाग से एक खास प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है और इस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रोटीन के प्रभाव की वजह से ओभा की जो दोनों दीवारें होती है वो दोनों दीवारें टूट जाती हैं और ओभा की दीवारें जब टूटती है तो ये स्पर्म भी क्या होता है कि अपने गर्दन के पास से टूट जाता है। यानी जिस समय स्पर्म ओभा के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसका हेड वाला भाग जो है इसके अंदर प्रवेश करता है। याद रखिएगा, इसका जो स्पर्म का हेड वाला जो भाग है, यही हेड वाला भाग जो है कहाँ प्रवेश करता है, ओभा के अंदर प्रवेश करता है। बाकी जो भी भाग है वो टूट करके क्या हो जाता है, ओभा के बाहर ही रह जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि हेड तो चला गया ओभा के अंदर, अब बाकी जो मध्य भाग है या फिर पूंछ है ये रह गया ओभा के बाहर। इसलिए कि आपको बता दें कि गर्दन यहाँ वाली जो कोशिकाएं होती है, यानी गर्दन के पास जो कोशिकाएं होती है, इसको हम लोग हरा कलर में चिन्हित कर लेते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती है ये सेट्रिओल कोशिका द्वारा बनी होती है। इस चीज को आपको याद रखना है कि यहाँ वाली जो कोशिकाएं होती है सेट्रिओल कोशिका के द्वारा बनी होती है, जिसके वजह से जब भी स्पर्म ओभा के अंदर प्रवेश करना शुरू करता है तो यहाँ से स्पर्म दो भागों में टूट जाता है, जिसके बाद हेड सीधे ओभा के अंदर प्रवेश कर जाता है और एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है। तो हमने यहाँ पर एक्रोसोम के बारे में जान लिया। इसके बाद अगर हम दूसरी चीजें जाने तो स्पर्म के बीच में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है कि मानव में जो 23 क्रोमोसोम है, याद रखना है, मानव में जो 23 क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम पाया जाता है केंद्रक में ही। यहाँ पर एक चीज और आप डिटेल से समझ सकते हैं कि मानव का जो स्पर्म है जो यूटेरस में पहुंचा है लाखों की संख्या में, उसमें 50% स्पर्म अलग प्रकार के होंगे और 50% स्पर्म अलग प्रकार के होंगे। 50% ऐसे क्रोमोसोम होंगे जिसमें कि 22+X क्रोमोसोम होगा और 50% ऐसे क्रोमोसोम होंगे जिसमें कि 22+Y क्रोमोसोम होगा। तो ये बाद में बताएंगे कि इससे लिंग का निर्धारण होता है। फिलहाल आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो केंद्रक है, इस केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, इस केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि मानव के गुण को मतलब उनके नए संतान में ट्रांसफर करने के लिए होता है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो केंद्रक है इसमें क्या है कि मानव का गुणसूत्र पाया जाता है और ओभा के अंदर पहले से ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम मौजूद है। यानी जिस समय स्पर्म और ओभा आपस में मिलेगा और स्पर्म और ओभा के मिलने से जब जायगोट बनाएगा तो उस जायगोट में कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो केंद्रक है इसका काम हो गया कि मानव में जो भी गुणसूत्र होता है उसको रखना। यानी ये क्या है, अगुणित है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है जो केंद्रक के अंदर मौजूद होती है। तो स्पर्म का आगे वाला भाग हमने अध्ययन कर लिया, स्पर्म का बीच वाला भाग हमने अध्ययन कर लिया। अब तीसरा भाग आता है गर्दन। यहाँ पर जो यानी हेड को और स्पर्म के बाकी सभी भाग को जो जोड़ने वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं गर्दन, नेक, या फिर इसको कहीं कहीं आप ग्रीवा के भी नाम से जान सकते हैं। ये एक कोमल कोशिका द्वारा बनी होती है जिसका नाम होता है सेंट्रिओल कोशिका, और जरा सा भी जब इसके अंदर प्रवेश कर रहा होता है, ओभा के अंदर स्पर्म प्रवेश कर रहा होता है, तो इसी सेंट्रिओल कोशिका के पास से ये टूट जाती है और टूटने के बाद हेड सिर्फ ओभा के अंदर चला जाता है, बाकी जो हिस्सा है वो शरीर के बाहर रह जाता है। तो यहाँ पर हमने गर्दन का भी काम जान लिया। अब स्पर्म के जो बीच वाले भाग होते हैं जिसको कि मध्य पीसेस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके अंदर काफी अधिक संख्या में अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। याद रखिएगा, मध्य भाग में यानी ओभा का जो मध्य भाग है यहाँ पर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्पर्म को ऊर्जा देता है। स्पर्म को क्या करता है, ऊर्जा देता है। और इस स्पर्म की ऊर्जा की वजह से जब भी आपको पता होगा कि कॉपुलेशन की क्रिया के दौरान पेनिस के माध्यम से स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है या फिर यूटेरस के पास इसको पहुंचाया जाता है, और स्पर्म जब यूटेरस से फिलोपियन नलिका तक पहुंचती है
तो इसी पूंछ की सहायता से पहुंचती है। और पूंछ को गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो ऊर्जा मध्य भाग में मौजूद होता है। और किस रूप में मौजूद होता है, तो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में पाया जाता है। तो यानी मध्य भाग का जो मुख्य काम है वो है क्या करना, कि पूंछ को गति देना, और पूंछ यूटेरस से या फिर वेजाइना से गति करके फिलोपियन नलिका तक पहुंचे, जहां पर ओवा के साथ इसको मिलना होता है। तो इसका काम हमने जान गया। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है इसको पूंछ बोलते हैं। और पूंछ का काम तो आपको हम बता ही दिए कि पूंछ का काम होता है कि जब भी स्पर्म यूटेरस में लैंड करेगा उसके बाद ये गति करेगा, और गति करते हुए इसको फिलोपियन नलिका की गुहा तक पहुंचना होता है, जहां पर ओवा पहले से मौजूद होती है। तो ये हमारी पूरी की पूरी संरचना हुई, जिसमें कि हम लोग स्पर्म के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किए। एक चीज़ और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि एक मनुष्य, चूंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल भी करते हैं कि सर एक दिन में एक व्यक्ति कितना स्पर्म बना सकता है, तो याद रखिएगा एक व्यक्ति एक दिन में यानी 24 घंटे में 10 पर पावर 12 से लेकर के, याद रखिएगा 10 पर पावर 12 से लेकर के 10 पर पावर 13 की संख्या में स्पर्म बना सकता है। यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो निश्चित रूप से 24 घंटे के बाद फिर ये बन जाएगा 10 पर पावर 12 से लेकर के 10 पर पावर 13 की संख्या में। अगर आप रिलीज नहीं करते हैं तो आपको पता है कि यह हमारे एपिडिडाइमिस में जमा रहता है, समझे ना। एक चीज और बच्चों का सवाल लाता है कि सर एक बार जब हम कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं, तो इस दौरान कितने स्पर्म जो होते हैं वो सीमेन के साथ रिलीज होता है। तो आपको बता दें कि सीमेन में लगभग 90% सीमाइनल प्लाज्मा ही पाया जाता है और मात्र 10% इसमें सीमेन पाया जाता है। लेकिन इस 10% के सीमेन में आपको लगभग 20 से 30 लाख की संख्या में स्पर्म वहां पर पहुंचते हैं, और इसमें से कोई एक स्पर्म भी अगर ओवा के साथ मिलता है या एक ही स्पर्म मिलता है, जिसके बाद दोनों मिलकर के जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था वो टॉपिक था मानव शुक्राणु के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे जो भी ज्ञान आपको मिले होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से हम आपसे मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।